प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको सीतोपलादी चूर्ण से होने वाले फायदों के बारे में बताने के लिए आई। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा सीतोपलादी चूर्ण में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। तो जो सीतोपलादी चूर्ण होता है उसमें क्या होता है, जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं वो धातुओं पर सीधा वर्क करते हैं। जैसे हमारी धातुएं हैं, मैंने अपने लास्ट मेरी कोई वीडियो देखी होगी, उसमें देखा होगा धातुओं के ऊपर मैंने एक डिस्कशन किया था। उसमें मैंने बताया था कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हम सभी के अंदर पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल के अंदर पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है फीमेल के अंदर, सभी के अंदर, सभी जो मनुष्य हैं उन सभी के अंदर 7 धातुएं पाई जाती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर फर्दर ओज बनता है शुक्र धातु से। तो ये जो सीतोपलादी चूर्ण है इसमें क्या होता है कि इसका एक एक इंग्रेडिएंट हमारी धातु पर वर्क करता है, सीधा धातु पर वर्क करता है। कैसे करता है? अभी आपने देखा होगा इंसुलिन रेसिस्टेंस के ऊपर कितनी वीडियोस बनती है। तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है? जब आप बार बार बॉडी को खाना दिए जा रहे हैं और हमारी जो अग्नि है वो मंद है, वो कह रही है मैं इतना खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, और आप बार बार उसे खाना दे रहे हैं बॉडी को, तो वो मना करती है, नहीं भाई नहीं, अब नहीं मैं खा पाऊंगी, अब नहीं मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी अग्नि नहीं है कि मैं तुम्हारे इस खाने को पचा सकूं। तो क्या हो जाता है, एक रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। एक रेसिस्टेंट जो डेवलप हो जाता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होती है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब बार बार आप खाए जा रहे हो, अभी खाया थोड़ी देर बाद फिर खा लिया फिर खा लिया, तो भैया इंसुलिन में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वो रेसिस्ट करता है कि नहीं, अब आप चाहे जितना भी खा लो, अब नहीं पचाऊंगा बिल्कुल भी, अब चाहे आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा लो, मैं नहीं पचाने वाला हूँ, मैं बैठा हूँ एक तरफ। रेसिस्ट कर देता है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, पहले पिछला पड़ा है खाना, मैं वो पचाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट। तो वो जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो उसके ऊपर इसका वर्क बहुत ही अच्छे से होता है, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे नहीं कि शुरू कर दिया खाना और उसका वर्क हो जाएगा और वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर एक इंग्रेडिएंट की एक धातु पर क्रिया होगी, वो स्टेप बाय स्टेप होगी। जैसे कि पहले एक बड़ा ताला खुलेगा, फिर उससे अंदर का ताला खुलेगा, फिर ताला खुलेगा। तो ये जो एक सीक्वेंस है ना धातुओं की ओपन होने की, जो धातुएं हैं, जहां जैसे मेद धातु बढ़ जाती है स्थौल्य में, तो वहीं रुक जाती है धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि धातु बनती ही नहीं है, मेदी धातु बने जा रही है, मेदी धातु बने जा रही है। तो धातुओं का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ा हुआ है। तो वो जो सीक्वेंस है वो उस लेवल पर, जैसे मेद धातु स्थौल्य में क्या हुआ, मेद धातु ही बनती जा रही है, अस्थि को बनने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो हमें उस कंडीशन को वापस नॉर्मल करना होता है। तो जब नॉर्मल करना है तो उसी अग्नि, जो उस धातु की अग्नि है, जैसे कि मेद धातु है उसकी अग्नि है, उसी पर वर्क करना होगा, क्योंकि वहीं वो लो पड़ी है, जिससे क्या हुआ है कि फर्दर वो अस्थि धातु को निर्माण नहीं कर पा रही। तो हम उसी अग्नि पर टू द पॉइंट वर्क करते हैं। तो वहां क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है, अग्नि अपनी फर्दर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, तो नेक्स्ट धातु का निर्माण एक अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उन अग्नियों पर वर्क कराना है। तो यही एक ब्यूटी है आयुर्वेद की। जैसे कि ये सीतोपलादी चूर्ण है, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो स्टेप बाय स्टेप धातुओं पर वर्क कर रहे हैं, उन धातुओं पर वर्क कर रहे हैं, उस धातु की अग्नि पर वर्क कर रहे हैं, जिससे कि वो धातु एक नॉर्मल कंडीशन को पहुंच सके, उसको नॉर्मल कर सके। अभी धातु मंद है, मंदाग्नि है, रोगा सर्वोपि मंदाग्नि, इसी वजह से
मंद अग्नि की वजह से ही सारे रोग बने हैं, ये सीधा आयुर्वेद कह रहा है। तो वो जो अग्नि है, तो जहां हमारी धातु में गड़बड़ हुई है, वहां डिजीज हुई है, तो उस धातु को नॉर्मल करने के लिए हम इस सितोप्लाज्मिक चूर्ण का वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि वहां जहां भी कमी आई है, जिस वजह से डिजीज हुई है, जैसे टीबी का पेशेंट हो गया राज्यक्षमा, जैसे शुगर का पेशेंट हो गया, जैसे फीवर, एक ऐसा फीवर जो लॉन्ग टाइम से चल ही रहा है, इस तरह का फीवर अननोन फीवर, कॉज ही नहीं मालूम है क्यों बार बार फीवर चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है, उस स्टेप पर जहां उस अग्नि ने वर्क करना बंद कर दिया है, जहां फर्दर धातुओं का निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा है, हमें वहां टू द पॉइंट वर्क कराना होता है। और उस अग्नि पर वर्क कराने के लिए आयुर्वेद में स्पेशल इंग्रेडिएंट रहते हैं, स्पेशल प्लांट्स रहते हैं, जिनका हम यूज यहां पर करते हैं। तो अभी मैं बोल रही थी कि सितोप्लाज्मिक चूर्ण की बात चल रही थी। हाँ, सितोप्लाज्मिक चूर्ण क्या है, वो ही एक मैजिकल ड्रग है, एक मैजिक है, एक ब्यूटी है आयुर्वेद की, जो कि धात्वाग्नि का जो लेवल होता है ना, धात्वाग्नि के लेवल पर जाकर वर्क करता है। तो उस लेवल पर वर्क कराने के लिए हम सितोप्लाज्मिक चूर्ण का बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आप सितोप्लाज्मिक खिलाई जा रही है, वो वर्क ही नहीं कर रहा है। वो क्यों वर्क नहीं कर रहा है? इसे वर्क कराने के लिए भी एक्चुअली एक वैद्य की परामर्श बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना, क्या हो गया, आपकी अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के लिए क्या हो गया, अगर आप एक डॉक्टर की परामर्श ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ऐसा तो नहीं है ना सारा ज्ञान गूगल दे देगा आपको। तो आप वैद्य की परामर्श लेकर ही सितोप्लाज्मिक चूर्ण का अगर आप यूज करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी औषध को, शमन औषधि हो, कोई भी औषध हो, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें उससे पहले भी पूर्व कर्म भी करने होते हैं। तो उन कर्मों को करने के लिए वैद्य की परामर्श की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद ही शमन औषधि का सेवन आपको करना होगा। थैंक यू।